पेंग, उदासीन युवक की भारी लैंडिंग ने अखाड़े को हिला दिया और फर्श को चटकने पर मजबूर कर दिया। वरिष्ठ भाई येमो, जियान मेंगर ने उसकी ओर देखा, तुम क्या कर रहे हो? कनिष्ठ बहन, येमो ने जियान मेंगर की ओर एक नज़र डाली, महान गुरु और मैं आज यहाँ तलवार मंडप मास्टर के अभियान के लिए आपकी उत्कृष्ट प्रस्तुति देखने के लिए आए हैं। इसके बजाय आपको मंच पर अपमानित किया जा रहा है। एक महान गुरु के रूप में वह अपनी स्थिति के संबंध में आपकी मदद नहीं कर सकती। हालांकि आपके वरिष्ठ भाई के रूप में मैं बस खड़े होकर नहीं देख सकता। येमो ने उसके बाद फिर से जियान वुशुंग की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, जियान वुशुंग, एक पुरुष के रूप में क्या एक महिला को धमकाना आपको उपलब्धि का एहसास कराता है? एक महिला? जियान वुशुंग हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। जब उसने मुझे 2 महीने पहले एक अविस्मरणीय सबक सिखाया था तो मैं नहीं बता सकता था कि वह एक महिला थी, कि दुनिया में ताकत सबसे ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, तुम सही हो। येमो ने सिर हिलाया, ठंडी आवाज में गुनगुनाया, जैसा कि तुमने कहा, इस दुनिया में केवल ताकत मायने रखती है। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास के साथ बताऊंगा कि मेरी छोटी बहन, साथ ही महान गुरु के शिष्यों को धमकाना आसान नहीं है। मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम सिर्फ एक संकीर्ण सोच वाले व्यक्ति और एक घृणित बदमाश हो। जैसे ही आवाज गिरी, येमो से एक मजबूत आध्यात्मिक शक्ति उत्सर्जित हुई। आध्यात्मिक शक्ति जियान मेंगर द्वारा उत्सर्जित शिखर गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र से कहीं ज्यादा मजबूत थी। असाधारण आध्यात्मिक सागर क्षेत्र। येमो पहले से ही असाधारण आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में विशेषज्ञ कैसे हो सकते हैं? समकालीन रोमांस। वह कितने साल का है? वह हमारी उम्र का दिखता है। उसकी आध्यात्मिक शक्ति की साधना इतनी ऊंची कैसे हो सकती है? ये पहले से ही आश्चर्यजनक था कि जियान मेंगर ने 16 साल की उम्र में गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र हासिल कर लिया। उसके बड़े भाई का तो कहना ही क्या। ड्रिल ग्राउंड तुरंत ही विस्मय से भर गया। शुई हानिक्सन, तियानयुवान तलवार संप्रदाय में वास्तव में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं। बाई चोंग ने शुई हानिक्सन को अर्थपूर्ण ढंग से देखा। मेरे तियानयुवान तलवार संप्रदाय के मजबूत होने का कारण यह है कि हमारे समृद्ध संसाधनों से आकर्षित प्रतिभाशाली शिष्यों की कई पीढ़ियां वहां एकत्रित होती रहती हैं। मेंगर प्रतिभा में केवल शीर्ष पर है, लेकिन वह सबसे मजबूत नहीं है, शुई हानिक्सन ने कहा। लेकिन आपके शिष्यों का व्यवहार थोड़ा ज्यादा ही बढ़ जाता है न? जिस क्षण जियान मेंगर को हराया गया, वह बाहर कूद गया। यदि जियान वुशुंग को हराया गया, तो क्या तियानयुवान तलवार संप्रदाय में आपके सभी शीर्ष शिष्य उसकी मदद करने के लिए बाहर कूद पड़ेंगे? बाई चोंग ने ठंडी आवाज में कहा। तो क्या? मेरे तियानयुवान तलवार संप्रदाय में वास्तव में कई प्रशिक्षु हैं। इसके अलावा वह भी 16 साल का है, जियान वुशुंग की ही उम्र का। उन दोनों का लड़ना जायज है, शुई हानिक्सन ने कहा और हंस पड़ी। यह अलग बात है। बाई चोंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि वे एक ही उम्र के हैं, लेकिन उनकी साधना अलग अलग है। जबकि आपके शिष्य को तियानयुवान तलवार संप्रदाय से शीर्ष संसाधन मिलते हैं, जिसमें तलवारबाजी में साधना विधियां, गोल्ड कोर क्षेत्र के शिखर पर विशेषज्ञों से मार्गदर्शन, साथ ही तियानयुवान तलवार संप्रदाय के कुछ मजबूत शिष्य शामिल हैं। जियान वुशुंग ने ये सब खुद सीखा है। वे एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तो फिर दोष किसका है? वह खुद ही है। पीला दिखते हुए शुई हानिक्सन ने बाई चोंग की ओर एक नज़र डाली और धीमी आवाज में बोली, बाई चोंग, जियान वुशुंग का आपसे कोई लेना देना नहीं है। वह स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन से है और आप ग्लैडिएटर एरेना के सुपरवाइजर हैं। यहाँ तक कि स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन मास्टर ने भी इस शिष्य को बाहर कूदने की अनुमति दी। आप शिकायत क्यों कर रहे हैं? बाई चोंग स्तब्ध, स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के विशेषज्ञों को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। वे या तो रेड मार्शल हॉल के एल्डर थे या पिल रिफाइनिंग रूम के कीमियागर, सिवाय जियान शिनहोन के। लेकिन स्वॉर्ड पवेलियन के लोग यहाँ नहीं थे। रेड मार्शल हॉल और पिल रिफाइनिंग रूम के लोगों ने जियान वुशुंग का समर्थन नहीं किया। जहां तक जियान शिनहोन का सवाल है, वह थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया। हालांकि जब उसने शुई हानिक्सन पर ठंडे चेहरे को देखा तो उसने अपने शब्द निगल लिए, क्योंकि वह बता सकता था कि शुई हानिक्सन क्रोधित थी। अगर उसने इस समय जियान वुशुंग का समर्थन किया तो वह एक एल्डर को नाराज कर देगा, जिसके पास स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के नाम पर तियानयुवान स्वॉर्ड सेक्ट में बहुत शक्ति थी। इसलिए उसने अपने शब्दों को निगलने का विकल्प चुना। बाई चोंग कुछ नहीं बोल सका क्योंकि स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के लोग भी उसका समर्थन नहीं करते थे। वह किसी बाहरी व्यक्ति को कैसे दोषी ठहरा सकता था? असाधारण आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में आध्यात्मिक शक्ति अखाड़े में येमो से आई थी। इसने मार्क्विस मैंशन के शिष्यों को तनावग्रस्त महसूस कराया। असाधारण आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र। जियान वुशुंग को आश्चर्य हुआ। असाधारण आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र जियान मेंगर से उच्च स्तर का है। येमो बहुत समय पहले शुई हानिक्सन का प्रशिक्षु बन गया था। इसके अलावा वह साधना विधियों और गुप्त तलवार कलाओं के साथ तियानयुवान तलवार संप्रदाय में प्रशिक्षण ले रहा है। उसकी तलवारबाजी जियान मेंगर से अधिक उत्कृष्ट होनी चाहिए क्योंकि उसकी साधना बहुत मजबूत है। जियान वुशुंग ने पहले ही जियान मेंगर को हराने की पूरी कोशिश की थी।
जहां तक येमो का सवाल है, वह बहुत अनिश्चित महसूस कर रहा था। हालांकि जब उसने शुई हानिक्सिन की बर्फीली निगाहों और अपने आसपास के सभी लोगों के जटिल भावों को देखा तो उसे लगा कि उसे येमो से लड़ना होगा। मुझे लड़ाई से इनकार करने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी मैं कभी मना नहीं करना चाहता था। तो चलिए शुरू करते हैं। जियान वुशुंग ने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया, उसकी थोड़ी संकुचित आंखों में थोड़ा पागलपन दिखा। आत्मा भक्षण, गुप्त कौशल। हम शून्य पागलपन से कांप उठा। जियान वुशुंग का शरीर किसी भी चीज को पकड़ने में सक्षम एक अंधेरे छेद में बदल गया। ब्रह्मांड की सभी चीजों से प्राकृतिक शक्ति आश्चर्यजनक गति से उसके पास आए। जैसे ही प्राकृतिक शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हुई, जियान वुशुंग की आत्मा भड़क उठी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति की साधना केवल दिव्य पथ के 8वें स्वर्ग के शिखर पर थी, लगभग गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में। हालांकि अब उसकी आध्यात्मिक शक्ति की साधना दिव्य पथ के 8वें स्वर्ग से आगे बढ़कर दिव्य पथ के 9वें स्वर्ग में पहुंच गई। उसी समय एक चुभने वाले दर्द ने जियान वुशुंग के चेहरे को विकृत कर दिया। अंत में जब यह आत्मा भक्षण गुप्त कौशल चरम पर पहुंच गया तो उसके शरीर में दर्द भी अपने चरम पर पहुंच गया। आध्यात्मिक शक्ति की उसकी साधना उस क्षण दिव्य पथ के 9वें स्वर्ग में पहुंच गई। अपने दांतों को कसकर पीसते हुए जियान वुशुंग का चेहरा विकृत हो गया। जिस क्षण उसने अपना सिर उठाया, एक प्रकाश शून्य में भर गया। जियान वुशुंग ने बहुत अहंकार और हट के साथ बात की जो लोगों के दिलों में गूंज उठी। आप त्यानयुवान तलवार संप्रदाय से येमो हैं, है ना? अगर आपको आश्वस्त करने की जरूरत है तो मैं आपको अपनी मुट्ठी से आश्वस्त करूंगा। धमाका। जियान वुशुंग ने आध्यात्मिक शक्ति को जगाया जो असाधारण आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र से मेल खा सकती थी। आत्मा भक्षण गुप्त कौशल को लागू करते हुए उनकी साधना तुरंत दिव्य पथ के 9वें स्वर्ग के शिखर पर पहुंच गई। उनकी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति लगभग गहन आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र से मेल खा सकती थी। स्वर्गीय सृजन कौशल के लाभों के कारण दिव्य पथ के 9वें स्वर्ग के शिखर में सामान्य योद्धाओं के लिए असाधारण आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र के शिखर के समान ही शक्ति थी। यहाँ क्या हुआ? उसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी मजबूत कैसे हो गई? वहां मौजूद सभी लोग विस्मय में थे। वे आश्चर्यचकित थे कि जियान वुशुंग अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। हालांकि अगर वे फर्श के नीचे देखते तो पाते कि जियान वुशुंग के 100 मीटर के भीतर सभी प्राणी मर चुके थे। क्या वह वास्तव में अपनी ताकत बरकरार रख रहा है? जियान मेंगर जो ड्रिल ग्राउंड में पीछे हट गया था, पीछे से आक्रामक आकृति को देखकर डर से कांप उठा। जियान वुशुंग का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसकी निर्दयी आंखें येमो पर टिकी थीं। उसे पता था कि आत्मा भक्षण गुप्त कौशल का उपयोग करने से उसके शरीर को बहुत नुकसान हो रहा था और हर गुजरते मिनट के साथ उसके शरीर में दर्द बढ़ता जा रहा था। उसे इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करना था। मार डालो। जियान वुशुंग ऊपर उठा और लंबी तलवार एक भयानक शक्ति में बदल गई। पिंग। तलवार की रोशनी चमक उठी, ठंडी और चमकदार। यह अभी भी अनाम तलवार कला रक्त छाया की पहली चाल थी। जियान वुशुंग ने एक ही चाल में जियान मेंगर को हरा दिया। तलवार कला की असाधारण गति ने सभी को चकित कर दिया और वर्तमान गति स्पष्ट रूप से जियान वुशुंग की बढ़ती हुई साधना के कारण तेज थी। ये सोचने के लिए बहुत तेज है। येमो ने असाधारण महान भावना के साथ गुनगुनाया और एक शानदार तलवार की रोशनी दिखाई दी। येमो ने जो इस्तेमाल किया वह असीम स्वर्ग तलवार कला थी। लेकिन येमो ने असीम स्वर्ग तलवार कला का इस्तेमाल जियान मेंगर की तुलना में बहुत अधिक लचीले तरीके से किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जियान मेंगर ने अभी अभी असीम स्वर्ग तलवार कला का प्रशिक्षण लेना शुरू किया था। येमो त्यानयुवान तलवार संप्रदाय में तलवार कला का अध्ययन करते हुए बड़े हुए। जाहिर है कि तलवार कला के प्रति उनकी समझ का स्तर अलग था। यह अभी भी स्वर्ग और पृथ्वी के विशालकाय और हत्या के राजा के बीच की लड़ाई थी। हालांकि जियान वुशुंग की पहली चाल रक्त छाया शानदार तलवार की रोशनी से टकरा गई, बजाय इसके कि वह उसके चारों ओर जाए, जिससे ये दो मजबूत ताकतें भड़क उठीं। ये स्पष्ट था कि जियान वुशुंग की पहली चाल रक्त छाया का लाभ इसकी अद्भुत गति थी, लेकिन यह अभी भी ताकत और शक्ति के मामले में असीम स्वर्ग तलवार कला से पीछे रह गई। इन दो तलवारों की टक्कर के बाद ठंडी और चमकती तलवार की रोशनी तेजी से फीकी पड़ गई और उसके बाद भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ये काम नहीं किया। जियान वुशुंग निराश था। तुम्हारी तलवार कला का लाभ गति में है, लेकिन इसमें ताकत की कमी है। मेरी छोटी बहन बहुत कम समय से असीम स्वर्ग तलवार कला का अभ्यास कर रही है, इसलिए उसे इसकी गहरी समझ नहीं थी। इस कारण उसकी हार हुई। मैं बहुत बेहतर हूँ। येमो की नज़र निर्दयी थी और उसने धीमी आवाज में कहा, जियान वुशुंग, तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी तलवार कला बहुत तेज है न? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली गति क्या होती है। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, येमो एक बहती हुई रोशनी में बदल गया। वाह! येमो अपनी तलवार की रोशनी के साथ तेजी से जियान वुशुंग के सामने प्रकट हुआ। शरीर और तलवार दोनों बहती हुई रोशनी की तरह थे। कितनी तेज! ये बहुत तेज है। मार्क्विस की हवेली में शिष्यों का एक बड़ा समूह चकित था।
ये त्यानयुवान तलवार संप्रदाय की 4 परम तलवार कलाओं में से एक है, बहती हुई प्रकाश तलवार कला। यह अपनी गति के लिए प्रसिद्ध है। बाई चोंग स्टैंड में आश्चर्यचकित था। त्यानयुवान तलवार संप्रदाय की 4 परम तलवार कलाएं सभी प्रथम श्रेणी की तलवार कलाएं थीं, इसलिए एक बार उनमें से प्रत्येक का एक निश्चित सीमा तक अभ्यास करने के बाद वे बेहद भयानक हो जाएंगी। जहां तक बहती हुई प्रकाश तलवार कला का सवाल है, इसका लाभ गति थी। यह इतनी तेज थी कि तलवार की रोशनी कई छायाओं में बदल गई और हवा में मुड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे इसे तलवार की रोशनी से बहाया जा रहा हो। जियान वुशुंग की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। जब ये मो की तलवार कला उसकी ओर आई तो उसने सबसे पहले ऑरोरा तलवार कला का इस्तेमाल किया। ऑरोरा तलवार कला में गति अत्यंत महत्वपूर्ण थी और जियान वुशुंग ने इसमें महारत हासिल कर ली थी। तलवार कला का उपयोग करते समय ये बहुत तेज थी। क्लैंग 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 लगातार कई झड़पें सुनी जा सकती थीं, लेकिन ये स्पष्ट था कि ये मो की बहती हुई प्रकाश तलवार कला तेज थी। हालांकि जियान वुशुंग ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन ऑरोरा तलवार कला केवल एक प्रथम श्रेणी की तलवार कला थी, जबकि बहती हुई प्रकाश तलवार कला एक सर्वोच्च तलवार कला थी। इसे त्यानयुवान तलवार संप्रदाय में एक परम तलवार कला के रूप में भी जाना जाता था, जो मुख्य रूप से तलवार सिद्धांत का अध्ययन करता था। इन दोनों तलवार कलाओं के स्तर के बीच एक बड़ा अंतर था, इसलिए भले ही जियान वुशुंग ने ऑरोरा तलवार कला में महारत हासिल कर ली थी, फिर भी वह लाभ नहीं उठा सका। अखाड़े में जियान वुशुंग को लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर अचानक सामान्य तलवार के वार के बजाय एक भयंकर वार जियान वुशुंग की ओर आया। जियान वुशुंग ने तुरंत ध्यान दिया। उसने अपनी लंबी तलवार को स्वाभाविक रूप से उठाया, अपने शरीर को थोड़ा नीचे करते हुए भयंकर तलवार की छाया से टकराया और फिर वह बहुत तेजी से पीछे हट गया। जियान वुशुंग, तुम्हारी तलवारबाजी इतनी बढ़िया नहीं है। ये मो ने जियान वुशुंग को बेरहमी से घूरा। अगर तुम्हारी ताकत ऐसी है तो लड़ाई खत्म हो गई है। जैसे ही ये मो ने बोलना समाप्त किया, अचानक से एक मजबूत तलवार का सार उसके अंदर से फूट पड़ा। उसने अपने हाथ में मौजूद लंबी तलवार को धीरे धीरे हिलाया। इस हरकत के साथ पीछे से 10 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाली एक बड़ी धुंधली छाया दिखाई दी। लंबी तलवार ये मो के साथ चल रही थी। आखिरकार तलवार कला परिपक्व हो गई थी। असीम स्वर्ग की तलवार कला, पौराणिक युद्धाभ्यास। ये मो ने अपने हाथ में मौजूद लंबी तलवार से अचानक वार किया। विशाल तलवार की छाया भी डगमगा रही थी। ये तलवार दुनिया को आधे में विभाजित करने में सक्षम लग रही थी। मजबूत शक्ति ने भीड़ को बेदम कर दिया। भयानक तलवार का सार लगभग हर चीज को नष्ट कर सकता था। ड्रिल ग्राउंड पर मौजूद सभी लोग हैरान थे। अच्छा नहीं, बाई चोंग अखाड़े में था। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसके हाथों में आध्यात्मिक शक्ति प्रकट हुई। वह जियान वुशुंग को बचाने के लिए तैयार था। हालांकि जैसे ही उसने जियान वुशुंग की अभिव्यक्ति देखी, वह हिचकिचाने लगा। समकालीन रोमांस। जियान वुशुंग की अभिव्यक्ति बहुत सूक्ष्म थी, जिसमें गंभीरता और आश्चर्य के संकेत थे, लेकिन ज्यादातर उत्साह था। क्या वह 11वीं चाल का उपयोग करने जा रहा है? जियान वुशुंग ने अपनी ओर आती हुई तेज तलवार की रोशनी को देखा। इस पल उसके दिल की गहराई से संकट की गहरी जागरूकता उभरी। उसने सोचा कि यह तलवार उसे कैसे 2 टुकड़ों में काट सकती है। लेकिन इस अभूतपूर्व जीवन या मृत्यु संकट ने उसे कुछ महसूस कराया। जीवन या मृत्यु के इस क्षण में वह शांत हो गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या यही है? क्या यह ऐसा है? मुझे आखिरकार समझ में आ गया कि वह क्या था जिसने मुझे इस शैली का उपयोग करने से रोका। यह हत्या के लिए क्रूरता है। अगर तलवार हत्या के लिए है तो मैं हत्या के लिए क्रूरता से कैसे वंचित हो सकता हूँ? जियान वुशुंग ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों के सामने उत्साह की लहर दौड़ गई और उसने ट्रिपल किल तलवार लहराई। ये बेनामी तलवार कला, तलवार हत्या आंदोलन का दूसरा कदम था। हुआ, एक चमकदार खूनी तलवार की रोशनी सीधे बाहर निकली। हत्या का इरादा उभरने और बढ़ने लगा। तलवार हत्या आंदोलन। बाई चोंग इस चमकदार खूनी तलवार की रोशनी से चकित होकर तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला, निराकार तलवार कला की दूसरी चाल, तलवार हत्या आंदोलन। वह इसका अच्छा उपयोग करने में कामयाब रहा। तलवार हत्या आंदोलन। शुई हानिक्सन भी इससे हैरान थी। जाहिर तौर पर दूसरी निराकार तलवार कला, तलवार हत्या आंदोलन की प्रतिष्ठा को जानती थी। शुई हानिक्सन, जल्दी करो, अपने शिष्य की मदद करो, बाई चोंग ने कहा। अपनी दृष्टि को थोड़ा कम करते हुए शुई हानिक्सन ने अखाड़े में 2 लगभग टकराने वाली तलवार की रोशनी को देखा और निराशा में आह भरी। वह जल्दी से चली गई। खड़खड़ाहट। अखाड़े में एक दूसरे से टकराने के बाद 2 भयानक तलवार की रोशनी ने तुरंत जीत और हार देखी। क्या ये मो अपनी आंखें चौड़ी करके यह विश्वास करना कठिन पा रहा था कि सबसे शक्तिशाली हमला उसकी सारी ताकत के साथ बिना किसी संघर्ष के पूरी तरह से पराजित हो गया था। फिर चमकदार खूनी तलवार की रोशनी अभी भी अपनी सारी शक्ति को केंद्रित करते हुए सीधे उसकी ओर बढ़ी। मृत्यु के एक अभूतपूर्व संकट ने तुरंत उसे घेर लिया।
शुई हानिक्सिन की आकृति अचानक आखिरी सेकंड में उसके सामने चमक उठी और खूनी तलवार की रोशनी सिर्फ एक हाथ की लहर से गायब हो गई। अखाड़े में केवल पूर्ण मौन रह गया। येमो ने अपने दांत भींचे, जियान वुशुंग को दृढ़ता से देखते हुए। उसका दिल अनिच्छा से भरा हुआ था। उसने अनिच्छा से और असहाय होकर इस हार को स्वीकार कर लिया। आखिरकार वह स्पष्ट रूप से जानता था कि अगर उसके महान गुरु ने उसे हाथ नहीं दिया होता तो वह मर जाता। ऐसी भयानक तलवार का वार उसके शरीर को आसानी से चीर सकता था। इस समय जियान वुशुंग ने येमो को देखा। वह आत्मा भक्षण गुप्त कौशल का उपयोग करने से बहुत पीड़ा झेल रहा था। यहाँ तक कि उसका चेहरा भी बहुत भयंकर लग रहा था। ये कौशल उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयावह था। ये थोड़े ही समय में चरम सीमा पर पहुंच गया। BZZZZ आत्मा भक्षण गुप्त कौशल अनायास ही बंद हो गया और जियान वुशुंग के चारों ओर की बढ़ती आभा तेजी से, यहाँ तक कि एक अनदेखी सीमा तक फीकी पड़ गई। जियान वुशुंग इससे ज्यादा कमजोर नहीं हो सकता था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। इसके विपरीत उसकी आंतरिक अडिग इच्छाशक्ति ही स्थिर खड़े रहने का स्रोत थी। जब उसने अपनी आंखें उठाईं तो उसके हाथ में ट्रिपल किल तलवार ठीक शुई हानिक्सिन की ओर बढ़ गई। अविश्वास, तो लड़ो। बढ़ती तलवार का सार अचानक फूट पड़ा। ये वह क्षण था जिसने ड्रिल ग्राउंड पर मौजूद पूरे दर्शकों को प्रभावित किया। उन्होंने देखा कि कैसे जियान वुशुंग इतना कमजोर हो गया था, फिर भी उसके चारों ओर युद्ध की मंशा और तलवार का सार कभी फीका नहीं पड़ा। शुई हानिक्सिन का रंग पीला और ठंडा था। वह पहले से ही असहायता से अभिभूत थी। जवाबी हमला, ये कैसे संभव है? चूंकि यह जियान वुशुंग और जियान मेंगर के बीच संघर्ष से उपजा था, इसलिए येमो ने पराजित जियान मेंगर की मदद की थी, जो बहुत ज्यादा था। एक कथित दूसरी लड़ाई न केवल अत्यधिक थी बल्कि बेहद बेशर्मी थी। समकालीन रोमांस। त्यानयुवान तलवार संप्रदाय के बुजुर्गों में से एक और गोल्ड कोर दायरे के शिखर पर एक विशेषज्ञ के रूप में शुई हानिक्सिन ने कुछ हद तक अपनी सज्जनता और आत्मसम्मान को बनाए रखा था। मेंगर। शुई हानिक्सिन ने पीले चेहरे और स्तब्ध भाव से जियान मेंगर की ओर देखा। उसने कहा, अब से तुम्हारे पास त्यानयुवान तलवार संप्रदाय में मेरे साथ साधना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और 3 साल तक बाहर कदम रखने की मनाही है, जिसके दौरान मैं तुरंत तुम्हें अपने सभी कौशल सिखा दूंगी। अचानक जियान मेंगर हैरान रह गई। उसने एक बहुत ही जटिल नज़र दिखाई, लेकिन फिर उसने सिर हिलाते हुए एक सम्मानजनक हाँ कहा। जियान वुशुंग। शुई हानिक्सिन ने जियान वुशुंग को ठंडे अंदाज में देखा। तुम आज जीत गए। ये केवल ये दर्शाता है कि मेरे शिष्य को पढ़ाने में कुछ सीमाएं हैं। मेरे त्यानयुवान तलवार संप्रदाय में कुछ और असाधारण शिष्यों की कमी नहीं है। 3 साल में हम तुम्हारे और मेंगर के बीच एक और प्रतियोगिता देखेंगे। 3 साल में एक और प्रतियोगिता। जियान वुशुंग के मुंह के कोने पर एक धीमी धूर्त मुस्कान आ गई। उसने जियान मेंगर को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर चुपचाप हंसा। जियान वुशुंग खुद इस बात से गहराई से वाकिफ था। जियान मेंगर को किसी ऐसे व्यक्ति ने हराया था जो प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी योग्य नहीं था। आखिरकार उनके बीच का अंतर बढ़ना तय था, क्योंकि वह जो साधना कर रहा था वह स्वर्गीय सृजन कौशल था। चुपचाप मुड़ते हुए, जैसे कि जियान मेंगर की कोई उपस्थिति ही नहीं थी, वह धीरे धीरे नीचे की ओर चला गया। कभी भी जियान वुशुंग की ओर से एक बर्फीली आवाज आई जो पूरे ड्रिल ग्राउंड में गूंज उठी। हर कोई नीचे के भारी कदमों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, मानो हर एक कदम बहुत कठिन हो। हर कोई महसूस कर सकता था कि मौजूदा तलवार का सार प्रत्येक कदम के साथ और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। आजकल दर्शकों के दृष्टिकोण से जियान वुशुंग को अनायास ही कुछ अनोखा मिल गया था। कोई भी ये पता नहीं लगा सका कि यह वास्तव में क्या था। जैसे ही जियान वुशुंग की आकृति धीरे धीरे उनकी दृष्टि से गायब हो गई, वे सभी मजबूत उड़ती हुई तलवार के सार को देखकर चकित रह गए। कोई शब्द नहीं थे, केवल मौन था। एरेना टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिलों में से एक पर 4 आकृतियां स्थिर खड़ी थीं। चारों वरिष्ठ बहुत बूढ़े लग रहे थे। भूरे बालों वाले नेता ने एक लंबा लबादा पहना हुआ था। तलवार मंडप के 4 महान बुजुर्ग। लंबे लबादे वाले वरिष्ठ नेता प्रभावशाली एल्डरहोंग थे। ऐसे महत्वपूर्ण दिन पर, तलवार मंडप के लिए निर्णायक समय पर, जियान वुशुंग ने 4 बुजुर्गों को निराश नहीं किया, यहाँ तक कि चमत्कार करने के लिए भी काफी बड़ा हो गया था। उसने केवल 2 महीने की साधना के साथ जियान मेंगर को हरा दिया था। ऐसी अभूतपूर्व उपलब्धि निश्चित रूप से तलवार मंडप के भीतर, यहाँ तक कि इन चारों के लिए भी एक बड़ा झटका थी। हालांकि 4 बुजुर्ग पहले से कहीं अधिक उदास स्थिर खड़े रहे। किसी भी खुशी के बजाय उनके मुरझाए हुए चेहरों पर गहरी आशंकाएं उभरीं। धीमी आवाज में बुजुर्गों में से एक ने कहा, भाई, मुझे लगता है कि आप इसे देख रहे हैं। हम। सिर हिलाते हुए एल्डरहोंग ने जियान वुशुंग की पीठ पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी आंखें कभी भी उससे हट नहीं रही थीं। शारीरिक और मानसिक रूप से थके होने के बावजूद वह अभी भी दृढ़ और तनावग्रस्त है। तलवार का सार ऊपर की ओर बढ़ता है, लेकिन कभी नहीं फैलता। तलवार आत्मा का जागरण, हमारे मंडप मास्टर के समान।
बिल्कुल, एक बार जब उन्होंने स्वॉर्ड सोल का जागरण सुना तो उनके चेहरे अचानक सम्मानपूर्ण और गंभीर हो गए। इस बीच एल्डहोंग ने विशाल आकाश की ओर देखा और आश्चर्य व्यक्त किया कि पहले धूप वाला दिन अब किसी तरह अंधेरे का संकेत कैसे दिखा रहा था। एल्डहोंग ने अपना हाथ ऊपर उठाया, ऊपर की ओर ब्रह्मांड को ढांकते हुए, और धीरे से कहा, ओह, ये बदलने वाला है। वार्षिक स्वॉर्ड मार्क्विस टोकन युद्ध समाप्त हो गया था। युद्ध में असाधारण प्रतिभा वाली जियान मेंगर, जिसके जीतने की सभी को उम्मीद थी, ने असाधारण प्रतिभा दिखाई थी। हालांकि सभी को आश्चर्य हुआ कि वह किसी और के सामने पूरी तरह से फीकी पड़ गई थी। 2 महीने पहले जियान वुशुंग एक प्रतिभाहीन सामान्य व्यक्ति था, लेकिन अब केवल 2 महीने बाद वह युद्ध में विजेता बन गया था। उसने न केवल जियान मेंगर को हराया, बल्कि उसने जियान मेंगर के वरिष्ठ भाई येमो को भी हराया, जिसने असाधारण आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र हासिल किया था। एक असली प्रतिभा, एक राक्षस से भी बढ़कर। पूरा स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन और यहाँ तक कि पूरा बशुई कमांड्री भी उसके बारे में बड़े चाव से बात कर रहा था। बशुई कमांड्री काउंटी में चांदी सफ़ेद बालों वाले ग्रे लबादे में एक बूढ़ा आदमी सड़कों पर अकेले चल रहा था। यह एल्डहोंग था। वह एक सुनसान गली में आया। इस गली में एक जर्जर शराब की दुकान थी जो सालों से थी, लेकिन यहाँ कोई शराब खरीदने नहीं आता था। पूरी शराब की दुकान में सिर्फ एक ही व्यक्ति था, मालकिन। एल्डहोंग शराब की दुकान में चले गए और काउंटर के पीछे खड़ी मालकिन को देखा। बिना कुछ कहे वे सीधे अंदर के हॉल में चले गए और इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद शराब की दुकान की मालकिन, बूढ़ी औरत शालीनता से अंदर आई। अंधे बूढ़े आदमी, तुम्हें यहाँ आए हुए कितना समय हो गया है? 2 साल, अधेड़ उम्र की महिला मुस्कुराई। मैं आज यहाँ किसी महत्वपूर्ण काम से आई हूँ, एल्डहोंग ने गरिमा के साथ कहा। तुम जब खाली थे तब क्यों नहीं आए? तुम थोड़े कृतघ्न हो, महिला ने कमजोर मुस्कान के साथ यह कहा, और फिर पूछा, क्या बात है? एल्डहोंग ने गहरी सांस ली और कहा, युवा स्वामी ने तलवार की आत्मा को जगा दिया है। क्या? एक पल पहले महिला बहुत शांत थी, उसका चेहरा तुरंत बहुत गंभीर हो गया। अगर जियान वुशुंग ने एल्डहोंग द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द को सुना होता तो वह बहुत हैरान होता। वह हमेशा यंग पेविलियन मास्टर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब वह यंग मास्टर बन गया था। तलवार आत्मा, तलवार के पूर्वज की आत्मा। महिला ने गंभीरता से कहा, मुझे बहुत आश्चर्य है कि मास्टर द्वारा तलवार आत्मा को जगाने के बाद युवा मास्टर ने भी अपनी तलवार आत्मा को जगा लिया। पिता और पुत्र दोनों एक साथ तलवार आत्मा को जगाते हैं, ये लगभग अकल्पनीय है। यह अविश्वसनीय है, लेकिन ऐसा हुआ, एल्डहोंग ने कहा। हालांकि तलवार आत्मा को जगाने के बहुत लाभ हैं, लेकिन इसके साथ बुरी संगत भी है। अगर मैं सही हूं तो अब उस युवा मास्टर की तलवार आत्मा जागृत हो गई है। उस जगह के लोग निश्चित रूप से इसके बारे में जान जाएंगे और वे जल्द ही युवा मास्टर को मारने आएंगे। युवा मास्टर को मार डालो, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने उस साल मास्टर के साथ किया था। महिला की आंखों में हत्या के इरादे का निशान था। हाँ, इसलिए हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। एल्डहोंग की आवाज़ गंभीर थी और उसने तुरंत अपने हाथ से एक पत्र निकाला। तुरंत जाओ और यह पत्र गोल्डन ड्रैगन पैलेस में एक को भेज दो। उसे जल्द से जल्द सूचित किया जाना चाहिए। हाँ, उसने गंभीरता से सिर हिलाया और पत्र ले लिया। वह बिना किसी हिचकिचाहट के चल पड़ी। इस बीच तियानयान प्रांत के किंगडोन कमांड्री में एक थोड़े गुप्त कक्ष में मोमबत्ती की रोशनी में बैंगनी कोट वाला एक आदमी उसके सामने सीलबंद पत्र को गंभीरता से पढ़ रहा था। अचानक कक्ष का दरवाजा खोला गया और एक काले रंग का आदमी तेजी से अंदर भागा। हॉल मास्टर, एक जरूरी आदेश है। काले रंग के आदमी ने सम्मानपूर्वक उसे एक पत्र दिया। उसने पत्र खोला। पहली चीज जो उसने देखी वह एक खून के रंग का टोकन था। टोकन पर स्पष्ट लाल रंग में एक शब्द खुदा हुआ था, मार डालो। एक लाल रंग का मार डालो आदेश। वह आदमी हैरान था। वह जिस संगठन से जुड़ा था वह बेहद शक्तिशाली था। तियानजोंग राजवंश में हर जगह लोग संगठन का नाम सुनकर डर जाते थे। शीर्ष स्तर के लोगों को संगठित करने के लिए कई आदेश थे, जैसे कि कांस्य, रजत और स्वर्ण हत्या आदेश। लेकिन स्कारलेट किल कमांड संगठन का सर्वोच्च आदेश था। केवल उनके संगठन का रहस्यमय नेता ही इसे जारी कर सकता था। स्कारलेट किल का मतलब था कि इसे कीमत की परवाह किए बिना किया जाना था, जब तक वे दुश्मन को मार सकते थे। भले ही लक्ष्य की हत्या करने के लिए भेजे गए सभी विशेषज्ञ मर जाएं। संगठन के निर्माण के बाद से स्कारलेट किल कमांड को केवल कुछ ही बार सौंपा गया था। आदेश पारित करो। सिल्वर मास्क, स्तर से ऊपर के सभी हत्यारों को तुरंत वापस बुलाओ, चाहे वे अभी कुछ भी कर रहे हों। भले ही उन्होंने कोई कार्य स्वीकार कर लिया हो, उन्हें कार्य छोड़ देना चाहिए या तुरंत उसमें देरी करनी चाहिए। यदि कोई इस आदेश को प्राप्त करने के 3 दिनों के भीतर वापस नहीं आया तो उसे मार दिया जाएगा। आदमी ने व्यंग्य किया। हाँ, काले वस्त्र पहने आदमी ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। वह पत्र को देखता रहा। बाशुई कमांडर, स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन, जियान वुशुंग। आज से हम अपने लक्ष्य की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेंगे।
हमें अपनी चाल चलने से पहले उसे अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देना चाहिए। समकालीन रोमांस। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन। लड़ाई समाप्त हुए 5 दिन हो चुके थे। पिछले 5 दिनों में स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में 2 बड़ी घटनाएं घटित हुई थीं। पहली बात यह थी कि मैंशन मास्टर जियान शिनहोंग ने जियान वुशुन को नया स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर नियुक्त किया था। कोई भी हैरान नहीं हुआ। आखिरकार 2 महीने पहले जियान शिनहोंग ने जियान मेंगर को स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर नियुक्त किया था। वह टोकन बैटल के बाद आधिकारिक समारोह आयोजित करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उस लड़ाई के दौरान जियान मेंगर को जियान वुशुन ने सीधे कई लोगों के सामने हरा दिया था। साथ ही जियान वुशुन खुद स्वॉर्ड पवेलियन से संबंधित था। उसकी तलवारबाजी अद्वितीय थी और उसने जियान मेंगर की तुलना में अधिक विश्वसनीय तरीके से स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर का पद संभाला। दूसरी बात के लिए ये रेड मार्शल हॉल का महान एल्डर था। जियान लैन ने लड़ाई के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन को दूर दूर तक यात्रा करने के लिए छोड़ दिया था। इसने स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में बहुत हलचल मचाई, लेकिन ये समझ में आता था। युद्ध के बाद उसकी प्रतिभा के कारण किसी ने भी जियान मेंगर से कुछ नहीं कहा था। वह अपने महान गुरु के साथ तियानयुआन तलवार संप्रदाय में जाकर साधना करने चली गई थी। लेकिन जियान लैन तलवार मार्क्विस हवेली में एक मजाक था और बहुत से लोग चुपके से उसके प्रति व्यंग्यात्मक थे। जियान लैन को पता था, उसने दृढ़ता से महान बुजुर्ग के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तलवार मार्क्विस हवेली छोड़ दी। यह एक अच्छा विकल्प था। आंगन में जियान वुशुन अकेले अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। तलवार की रोशनी हिल रही थी और यह भ्रमित करने वाली थी। बहुत देर तक जियान वुशुन अपनी तलवार के साथ खड़ा रहा। 5 दिन हो गए हैं, लेकिन मेरा शरीर अभी भी वास्तव में ठीक नहीं हुआ है, जियान वुशुन ने चुपके से कहा। आत्मा भक्षण गुप्त कौशल ने उसके शरीर को इतना नुकसान पहुंचाया था कि वह तब से अत्यधिक कमजोर अवस्था में था। यह अभी भी चरम स्थिति में नहीं लौटा था। ठीक है, जियान वुशुन ने अचानक अपना सिर उठाया और आंगन की ओर देखा। 4 बूढ़े व्यक्ति अंदर आए, तलवार मंडप के 4 महान बुजुर्ग, जिनका नेतृत्व एल्डरहॉन कर रहे थे। एल्डरहॉन, सीनियर युआन, सीनियर किंग, सीनियर ली, जियान वुशुन ने तुरंत पुकारा। यंग पेविलियन मास्टर। 4 महान बुजुर्ग जियान वुशुन के सामने चले गए। फिर एल्डरहॉन ने कहा, हम आपका धन्यवाद करने आए हैं। अगर आपने जियान मेंगर को नहीं हराया होता तो स्वॉर्ड पेविलियन रेड मार्शल हॉल के हाथों में चला जाता। वरिष्ठ युआन ने कहा, हाँ, आप शानदार थे यंग पेविलियन मास्टर। यह आश्चर्यजनक था कि आपको जियान मेंगर से आगे निकलने में केवल 2 महीने लगे। आप निश्चित रूप से पेविलियन मास्टर के बेटे हैं। वरिष्ठ किंग ने गर्व से कहा, जब मैंने सुना कि आप यंग पेविलियन मास्टर जियान मेंगर के साथ युद्ध करेंगे तो मुझे यकीन था कि आप उसे हरा सकते हैं। वरिष्ठ ली ने तुरंत उसका खंडन किया, आपने ऐसा कहने की हिम्मत की। आप पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि यह असंभव था। 4 महान बुजुर्गों की बातें सुनकर और उन्हें एक दूसरे के साथ खेलते हुए देखकर जियान वुशुन मुस्कुराया। उसका दिल संतुष्टि से भर गया। लेकिन उस समय एल्डरहॉन ने उसकी ओर देखा और कहा, युवा मंडप मास्टर, आपने कठिन समय में अच्छा काम किया। आपने हमारे लिए तलवार मंडप को एक साथ रखा। लेकिन अब आप जा रहे हैं। जा रहे हैं? मैं कहाँ जा रहा हूँ? जियान वुशुन आश्चर्यचकित था। गंभीर चेहरे के साथ एल्डरहॉन ने कहा, आप तलवार मार्क्विस हवेली छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। जियान वुशुन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन क्यों? क्योंकि एल्डरहॉन चुप था, यह नहीं जानता था कि कैसे जवाब दिया जाए। अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी, अपनी बकवास बंद करो। जैसे ही जियान वुशुन ने मुड़कर देखा, एक हरे कपड़े वाली महिला उसके पीछे दिखाई दी। हरे कपड़े वाली महिला सुंदर थी, उसके बाल काले थे और उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। हालांकि लोग उसका वास्तविक रूप नहीं देख सकते थे, लेकिन कोई भी उसकी आंखों में देखकर बता सकता था कि वह महिला बहुत सुंदर थी। हरे कपड़े वाली महिला आकर्षक लग रही थी, हालांकि उसके शरीर से हल्की गंध आ रही थी। सारी अच्छाई चली गई थी। जियान वुशुन ने भौहें सिकुड़ी और पूछा, तुम कौन हो? उसे यकीन था कि उसने इस महिला को कभी नहीं देखा था। एल्डरहॉन ने हरे कपड़े वाली महिला को देखा और उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने कहा, अगर तुम यहाँ हो तो इसका मतलब है कि बाकी लोगों को तैयार रहना चाहिए। हाँ, उसने सिर हिलाया, जियान वुशुन की ओर कदम बढ़ाते हुए। इतना कुछ कहने के लिए बहुत कम समय है। तुम मेरे साथ आओ, तुम्हारे पीछे आओ। जियान वुशुन ने सतर्कता दिखाई और तलवार का सार उसके शरीर में इकट्ठा होने लगा। बेवकूफ़ी भरी। महिला हंसी और इधर उधर चली गई। जियान वुशुन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि महिला ने अपनी हथेली से उसके माथे को थपथपाया। इस क्षण एक राजसी आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हुई। इसने उसके 8 अतिरिक्त चैनलों को अवरुद्ध कर दिया और फिर उसके हाथों को जकड़ लिया। जियान वुशुन विद्रोह करना चाहता था, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता। जियान वुशुन भयभीत था। गोल्ड कोर।
उसने कम से कम गोल्ड कोर की खेती की है, वह गोल्ड कोर दायरे की विशेषज्ञ भी हो सकती है। एल्डरहॉर्न ने जोर से कहा, युवा पेविलियन मास्टर, आप उसके साथ जा सकते हैं। वह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जियान वुशुंग ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अचानक धमाका, पीछे से एक भयानक दहाड़ आई, जिसके तुरंत बाद आध्यात्मिक शक्ति की एक बड़ी मात्रा आई। तुम कौन हो? मेरी तलवार मार्क्विस हवेली में अत्याचारी व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक आवाज तुरंत आसमान में गूंजी। जियान वुशुंग ने उस आवाज को पहचान लिया। ये तलवार मार्क्विस हवेली मास्टर जियान शिनहोंग था। वे आ रहे हैं, हरे कपड़े वाली महिला ने कहा, जिसने पहले ही जियान वुशुंग को अपनी पीठ के पीछे रख दिया था। मैं उसे ले जाऊंगी और बाकी सब कुछ तुम्हें सौंप दूंगी। हम चारों तैयार हैं। एल्डरहोंग और अन्य 3 महान बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और प्रत्येक ने एक स्कारलेट पिल निकाली। उन्होंने स्कारलेट पिल निगलने में संकोच नहीं किया। अंधा बूढ़ा आदमी। एक और व्यक्ति आंगन में आया, एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग की महिला। वह उस शराब की दुकान की मालकिन थी जहां एल्डरहोंग पहले गए थे। समकालीन रोमांस। जियू जून, ये देखकर कि कोई अंदर आया है, एल्डरहोंग घबरा गए। महिला मुस्कुराई, और कुछ नहीं कहना है। मुझे एक स्कारलेट पिल दो। एल्डरहोंग ने भौहें सिकोड़ी। नहीं, क्या आप तैयार नहीं हैं या आपके पास कोई नहीं है? महिला, जियू जून, मुस्कुराई और फिर एक स्कारलेट पिल निकाली। सौभाग्य से मैंने अपने लिए एक तैयार की है। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने एल्डरहोंग की अभिव्यक्ति पर ध्यान दिए बिना इसे जल्दी से निगल लिया। एल्डरहोंग ने आह भरी, जियू जून, तुम ऐसा क्यों करोगे? अंधे बूढ़े आदमी, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें हमेशा अंधा बूढ़ा आदमी क्यों कहता हूँ? क्योंकि तुम नहीं देख सकते कि मैं इतने सालों से तुम्हारे बारे में कैसा महसूस करता रहा हूँ। जियू जून मुस्कुराया, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि हम वास्तव में साथ नहीं रहे हैं, कम से कम हम साथ मर तो सकते हैं। एल्डरहोंग ने जियू जून को गहराई से देखा और भारी सिर हिलाया। स्वॉर्ड पवेलियन के 4 महान बुजुर्गों और जियू जून ने एक स्कारलेट पिल निगल ली थी। 5 लोगों के आसपास की आभा तुरंत बढ़ गई, सीधे एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई। गोल्ड कोर। 5 लोग प्राइमोडियल गोल्ड कोर दायरे में पहुंच गए थे। एल्डरहोंग की आभा सबसे मजबूत थी, जो गहन गोल्ड कोर दायरे के बिंदु तक पहुंच गई थी। ये जियान वुशुंग पूरी तरह से भ्रमित था। क्या हो रहा है? क्या बात है? तलवार मार्क्विस हवेली में कौन घुसा? घूंघट वाली हरी पोशाक वाली महिला कौन है? चारों बुजुर्गों ने किस तरह की गोली ने ली? उनकी ताकत अचानक इतनी क्यों बढ़ गई? और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने ये गोली क्यों ने ली? ऐसा क्यों लग रहा है कि वे मरने वाले हैं? जियान वुशुंग को बहुत सारे संदेह थे। उसे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ था। ये सब बहुत अचानक हुआ, कोई संकेत भी नहीं था। जी वयुए, मैं युवा मास्टर को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। एल्डरहोंग लाल हो गया और उसकी आंखों में पागलपन का एक निशान था। जी वयुए ने 5 लोगों को देखा। 2 शब्द जो बहुत भारी थे, हरे कपड़े वाली महिला के मुंह से धीरे धीरे निकले। ध्यान रखना। अपनी बात खत्म करने के बाद जी वयुए ने पीछे मुड़ने में संकोच नहीं किया। जियान वुशुंग को पूरी गति से दूर ले गया और स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन से बाहर निकल गया। जैसे ही जी वयुए मुड़ा और चला गया, स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में क्रोध की एक व्यापक गर्जना गूंज उठी। हा, तुम ब्लड फेदर टॉवर के कमीने, नरक में जाने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, तुम 5 बूढ़े लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की? उन्हें मार डालो, उन्हें मार डालो। जैसे ही क्रोध की गर्जना गूंजी, पूरा स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन एक भयानक युद्ध में फंस गया। आध्यात्मिक शक्ति की घातक मात्रा पूरे क्षेत्र में फैल गई। जब ये सब हो रहा था, जियान वुशुंग पूरी तरह से हैरान था। आखिर क्या हो रहा है? जब स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में उथल पुथल मची हुई थी, तब ग्लेडिएटर एरेना में कुछ हुआ। सर, एक काले वस्त्र पहने नौकर ने उत्सुकता से बाई चोंग के पास आकर उसे एक नोट दिया। नोट पर एक नज़र डालने के बाद बाई चोंग का चेहरा गंभीर हो गया। नोट पर कुछ प्रभावशाली शब्द लिखे थे। जियान वुशुंग खतरे में है, कृपया उसे बचाने के लिए सीमा से 10 मील दूर शांति वन में जल्दी से आएं। फिर बाई चोंग ने हस्ताक्षर को देखा। स्माइल एलियोर, जी वुमिंग, जी वुमिंग। बाई चोंग की आंखों में डर का भाव दिखा और फिर उसने तुरंत आदेश दिया, सभी सुनहरे वस्त्र पहने नौकर अभी मेरे पीछे आएं। एक पल बाद ऊर्जा से भरी 7 आकृतियां ग्लेडिएटर एरेना से बाहर निकलीं। इन 7 में से प्रत्येक आकृति गोल्ड कोर दायरे में पहुंच गई थी, जिनमें से नेता बाई चोंग गोल्ड कोर दायरे के शिखर पर था। सीमा से 10 मील दूर शांति का जंगल। पेड़ों की चोटी पर कई आकृतियां चुपचाप प्रतीक्षा कर रही थीं। वे आ रहे हैं, एक मोटे आदमी ने कहा जिसके सिर पर बिखरे बाल थे। उसने अपनी आंखों से उनका पीछा किया। वूश, जीवयू एक बड़े पेड़ के ऊपर दिखाई दी, उसके ठीक पीछे जियान वुशुंग था। जीवयू ने उदासीनता से कहा, तो मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। जीवयू, आपने हमें पहले नहीं बताया कि हमारा काम ब्लड फेदर टॉवर के खिलाफ लड़ना था, एक अलग और दुबले पतले युवक ने कहा। काम पूरा करने के बाद आपको 2 गुना इनाम मिलेगा।
जी वयू ने अपनी ठंडी और उदास आंखों से चारों ओर देखा। ठीक है, अचानक विशेषज्ञ जो पहले असंतुष्ट महसूस कर रहे थे, अपनी आंखों में इच्छा के साथ अपना सिर हिला रहे थे। मुझे आप लोगों की ज़रूरत है कि आप जितना हो सके ब्लड फेदर टॉवर के विशेषज्ञों को रोकें। मैंने आपके लिए कुछ अतिरिक्त सहायक भी ढूंढे हैं। इतना कहने के बाद जीवयू ने आसमान की ओर देखा, जहां 7 आकृतियां तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थीं। गोल्डन ड्रैगन पैलेस से गोल्डन ड्रैगन गार्ड। जब बाई चोन ट्रैंक्विलिटी फॉरेस्ट में आया तो उसने न केवल पेड़ों की चोटी पर उन असाधारण आकृतियों को देखा, बल्कि उनकी तर्जनी उंगलियों पर सोने की अंगूठियां भी देखीं। उनमें से प्रत्येक ने एक सोने की अंगूठी पहनी थी, जो गोल्डन ड्रैगन गार्ड का प्रतीक है। सर बाई चोंग, उनके आगमन को देखकर जियान वुशुन को सुखद आश्चर्य हुआ, भले ही वह जीवयू के पूर्ण नियंत्रण में था। जियान वुशुन, बाई चोंग ने उसकी ओर देखा और फिर जीवयू की ओर अचानक अजीब सी आंखों से देखा। क्या आप जी वुमिंग हैं? नहीं, आप वह नहीं हैं। आप जीवयू हैं। हाँ, यह मैं हूँ। जीवयू ने सिर हिलाया और सख्ती से कहा, बाई चोंग, जब मेरी बड़ी बहन जीवित थी तो वह तुम्हारे प्रति बहुत दयालु थी और मेरे जीजाजी ने भी तुम्हें अपना विश्वासपात्र माना था। अब उनका बेटा खतरे में है, क्या तुम उसकी मदद नहीं करोगे? बाई चोंग का चेहरा काला पड़ गया और उसने गंभीर भाव से जियान वुशुन को देखा। उसे अभी ले जाओ। जहां तक ब्लड फेदर टॉवर के लोगों की बात है, मैं कुछ समय के लिए उन्हें रोकने की कोशिश करूंगा, बाई चोंग ने धीमी आवाज में कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। उसे धन्यवाद देने के बाद जीवयू ने अपने बगल में खड़े हटे कट्टे आदमी की ओर देखा और कहा, वो चलो। हाँ, हटे कट्टे आदमी ने सिर हिलाया और तुरंत जियान वुशुन को लेकर जीवयू के साथ जंगल में कूद गया। लेकिन जैसे ही वे जंगल में कूदे, आसमान और धरती के बीच से एक हंसी फूट पड़ी। हाँ हाँ, जी वुमिंग, तुम उस छोटे लड़के को कहाँ ले जा रहे हो? क्या तुम मारक नहीं लेना चाहते? मारक सिर्फ मेरे पास है, इसलिए बेहतर है कि तुम यहीं रहो। आवाज में बुराई भरी हुई थी। शब्द सुनने के बाद जीवयू को हल्की ठंड महसूस हुई, लेकिन वह रुकने का इरादा नहीं रखती थी। हंसी के बाद एक जोरदार दहाड़ निकली। ये स्पष्ट था कि दोनों पक्ष टकरा गए थे। समकालीन रोमांस। गोल्डन ड्रैगन गार्ड, ग्लेडिएटर एरेना के लोग, हमारी ब्लड फेदर टॉवर को रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हंफ, ब्लड फेदर टॉवर के कमीने, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा ग्लेडिएटर एरेना तुमसे डरता है? मार डालो। युद्ध तुरंत ही दहाड़ और चिल्लाहट के साथ शुरू हो गया। जंगल में, क्या वे लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं? जब जियान वुशुन ने अपना सिर घुमाया तो उसने उनके पीछे कई काले वस्त्र पहने हुए लोगों को देखा। उनमें से ज्यादातर ने चांदी के मुखौटे पहने थे और कुछ ने सुनहरे मुखौटे पहने थे। क्या हो रहा है? वे सभी लोग यहाँ हैं। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन और एल्डरहोन के बारे में क्या? जियान वुशुन ने उत्सुकता से चिल्लाया। चुप रहो, जीवयू ने जोर से चिल्लाया। उसने बिना किसी सहानुभूति के कहा, ये लोग तुम्हारे लिए आ रहे हैं। उनके यहाँ आने का मतलब है कि स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी है। एल्डरहोन और अन्य लोग मर चुके हैं। मर गए। जियान वुशुन दंग रह गया। उनमें से सभी पांचों ने स्कारलेट की गोलियां निगल लीं। ये व्यक्ति के जीवन को खाकर उनकी ताकत को तेजी से बढ़ाती है। एक योद्धा अपने जीवन काल में सिर्फ एक स्कारलेट की गोली निगल सकता है, क्योंकि इसे लेने के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। क्या? जियान वुशुन चौंक गया। आखिरकार उसे समझ में आया कि उनकी ताकत पहले इतनी क्यों बढ़ गई थी। उन्होंने एक स्कारलेट की गोली निगल ली थी और इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाई थी। क्यों? क्यों? जियान वुशुन दहाड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि तुमने तलवार की आत्मा को जगाया था और अब हालात ऐसे ही हैं, जीवयू ने कहा। तलवार की आत्मा? तलवार की आत्मा क्या है? जियान वुशुन अभी भी हैरान था। उसे नहीं पता था कि वह किस बारे में बात कर रही थी। ऐसा लगता है कि तुमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तुमने अभी अभी इसे जगाया है, ये सामान्य है कि तुम्हें पता नहीं है। लेकिन भविष्य में जब तुम्हारी ताकत बढ़ेगी तो तुम स्वॉर्ड सोल के अस्तित्व को देखोगे, जीवयू ने कहा। क्या वे लोग मुझे सिर्फ इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि मैंने स्वॉर्ड सोल को जगाया है? स्वॉर्ड सोल क्या है? जियान वुशुन ने दहाड़ लगाए। मुझे नहीं पता कि स्वॉर्ड सोल क्या है, क्योंकि न तो मैंने और न ही दूसरों ने इसे जगाया है। इसे जगाने वाला सिर्फ तुम्हारा पिता जियान नंतियन है, जीवयू ने बेपरवाह आवाज में कहा। क्या तुम हमेशा से यह नहीं जानना चाहते थे कि तुम्हारे पिता 4 साल पहले क्यों चले गए और बिना किसी खबर के गायब हो गए? क्या? जियान वुशुन ने गुस्से से कहा, क्या इसलिए क्योंकि उन्होंने भी स्वॉर्ड सोल को जगाया था? हाँ, जीवयू ने सिर हिलाया, लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारे पिता ने गोल्ड कोर अवधि के दौरान स्वॉर्ड सोल को जगाया था। ब्लड फेदर टॉवर को तुम्हारे पिता को मारने में ज्यादा समय नहीं लगा जब उन्होंने सुना कि तुम्हारे पिता ने अपनी स्वॉर्ड सोल को जगाया है। लेकिन उन्होंने आपके पिता को कम आंका, जिसके कारण वे संयोग से बच निकले। और फिर आपके पिता को आप और स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन पर आरोप लगाने का डर था, इसलिए वे चले गए और एक भगोड़े की तरह रहने लगे। और अब? जियान वुशुन ने जल्दी से पूछा।
अब आपके पिता को ब्लड फेदर टॉवर ने पकड़ लिया है। मुझे नहीं पता कि वे जीवित हैं या नहीं। जी वयू ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। तुम्हें केवल अपने पिता की परवाह है। क्या तुम अपनी माँ के बारे में नहीं पूछना चाहते? तुम्हारी माँ। बोलते समय जी वयू के चेहरे पर अचानक कंपन हुआ और उसकी बेहद खूबसूरत आंखें जल्द ही हिंसा से लाल हो गईं। मेरी माँ, जियान वुशुंग ने उत्साह से पूछा। वह अपने पिता जियान नांटियन के साथ 12 साल की उम्र तक बड़ा हुआ था जब उसके पिता अचानक चले गए और कहीं नहीं मिले। जहां तक उसकी माँ का सवाल है, उसने उसे कभी नहीं देखा था और उसके पिता ने कभी उसका जिक्र तक नहीं किया था। इसलिए अब तक उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी माँ का नाम क्या था। तुम मेरी माँ को जानते हो? जियान वुशुंग पूछने ही वाला था, लेकिन अचानक जी वयू ने उसे सीधे उस मोटे आदमी के पास फेंक दिया जो उसके बगल में भाग रहा था। वयू, तुम। मोटे आदमी ने बहुत तेजी से जियान वुशांग को पकड़ लिया और उसी समय जी वयू को देखा। हालांकि उसने जो देखा उससे वह बहुत हैरान हो गया। जी वयू का घूंघट गिर गया था, जिससे एक भयानक चेहरा सामने आ गया था जो पूरी तरह से पीपयुक्त था, जिसकी सतह पर नीली नसें उभर रही थीं जैसे कि लाखों कीड़ों ने उसे काट लिया हो। जी वयू ने पागलों की तरह दहाड़ लगाए और बहुत दर्द में दिख रहा था। धिक्कार है, जहर। बू का चेहरा उदास हो गया। यह न तो पहले हुआ था न ही बाद में, लेकिन अब अचानक हुआ। जहर। जियान वुशुंग ने चौंक कर जी वयुए को देखा। जियान वुशुंग। जी वयुए के मुंह से अचानक थोड़ी पागलपन भरी आवाज निकली। सुनो, तुम्हारी माँ जी वुमिंग जी कबीले की सबसे बड़ी बेटी थी। 3 साल पहले तुम्हारे पिता को ब्लड फेदर टॉवर ने शिकार बनाया था और कोई दूसरा विकल्प न होने पर वह जी कबीले में भाग गया। तुम्हारे पिता की रक्षा के लिए जी कबीले ने ब्लड फेदर टॉवर के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उनके द्वारा भेजे गए सभी विशेषज्ञों का विरोध किया। अंत में तुम्हारी माँ को मार दिया गया, तुम्हारे पिता को ब्लड फेदर टॉवर ने ले लिया और हमारा जी कबीला खत्म हो गया। सभी परिवारों का कत्लेआम कर दिया गया। मैं ही एकमात्र भाग्यशाली व्यक्ति था जो बच पाया। तो तुम्हें याद रखना होगा, तुम न केवल जियान नांतियन के बेटे हो, बल्कि जी कबीले के वंश में मेरे अलावा आखिरी भी हो। तुम्हें अच्छी तरह से जीना होगा और बड़ा होना होगा, अपनी ताकत और क्षमता में सुधार करना होगा ताकि तुम ब्लड फेदर टॉवर को नष्ट कर सको और मेरे पूरे जी कबीले का बदला ले सको। और वहाँ और जी वयू के चेहरे पर पागलपन की अभिव्यक्ति थी क्योंकि जहर के अत्यधिक दर्द के कारण उसके शब्द लगातार लड़खड़ा रहे थे। तुम्हें तीर मार तलवार रखना होगा। अच्छा, तुम्हारे पिता ने कहा कि टोकन पूर्वजों की भूमि में प्रवेश करो। अंत तक जी वयू की आवाज़ पहले से ही उन्मादपूर्ण हो चुकी थी। जाओ बू, उसे ले जाओ और तुरंत जाओ। जी वयू अचानक दहाड़ उठी और फिर से चिल्लाए। समकालीन रोमांस। बू ने जी वयू की आंखों में गहराई से देखा, फिर जियान वुशुंग को अपनी पीठ पर उठा लिया। जाओ चाची, वह मेरी चाची है। जियान वुशुंग को आखिरकार समझ में आ गया कि जी वयुए कौन थी। नहीं, मेरी चाची को ले जाओ, हम साथ चलेंगे। जहर दिए जाने के बाद वयुए तुरंत बेहोशी में पागल हो जाएगी और वह सभी पर हमला करेगी। अगर हम उसे अपने साथ ले गए तो हम में से कोई भी बच नहीं पाएगा, बू ने धीमी आवाज में कहा। फिर भी हम उसे पीछे नहीं छोड़ सकते, जियान वुशुंग चिल्लाया। बू ने एक उदास भाव दिखाया और जियान वुशुंग की गर्दन के पीछे थप्पड़ मारा, जिससे वह तुरंत बेहोश हो गया। बेहोश जियान वुशुंग को लेकर बू तेजी से इलाके से भाग गई। जल्द ही ब्लड फेदर टॉवर से बैंगनी कोट पहने एक आदमी ने जी वयुए को पाया, जो पागल हो गई थी। हाँ, जी वयुए, आओ और आज्ञाकारी ढंग से मेरा अनुसरण करो। बूढ़े कमीने एन यंग, तुम्हारा भयानक अंत होगा। आधे दिन बाद ट्रैंक्विलिटी फॉरेस्ट में कत्लेआम आखिरकार शांत हो गया था। युद्ध के मैदान में हड्डियां और लाशें बिखरी हुई थीं और 1 दर्जन से ज्यादा काले कपड़े पहने हुए लोग और मुखौटे वहां खड़े थे, जिनका नेतृत्व बैंगनी कोट वाला आदमी कर रहा था। 30 से ज्यादा चांदी के मुखौटे वाले हत्यारे और 3 सोने के मुखौटे वाले हत्यारे भेजना भी लक्ष्य को मारने के लिए पर्याप्त नहीं था। आधे से ज्यादा चांदी के मुखौटे वाले हत्यारे मारे गए या घायल हो गए, और यहां तक कि सोने के मुखौटे वाले हत्यारों में से एक की भी मौत हो गई। इतने सारे नुकसान, इसके लिए तुम्हें क्या दिखाना है? बैंगनी रंग के आदमी का चेहरा भारी हो गया। क्लैटर क्लैटर, काले कपड़े वाला आदमी तुरंत उसके पीछे घुटनों के बल बैठ गया। आदेश भेजो, तियानयान प्रांत में स्कारलेट अरेस्ट वारंट जारी करो। तुम्हें उसे ढूंढना ही होगा, भले ही तुम्हें तियानयान प्रांत को पूरी तरह से उलटपुलट क्यों न करना पड़े, बैंगनी रंग के आदमी ने डरावने लहजे में कहा। हाँ, उन काले कपड़े वाले लोगों ने तुरंत जवाब दिया। हालांकि इस बार हम लक्ष्य को नहीं मार पाए, लेकिन जी वयू को पकड़ना थोड़ा मायने रखता है। बैंगनी रंग के आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा, जी वयू के साथ मुझे डर नहीं है कि जियान नांटियन नहीं बोलेगा। दुखद लड़ाई के बाद पूरा स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन खंडहर में तब्दील हो गया था और माहौल बेहद निराशाजनक था। हर लाश को केंद्रीय ड्रिल ग्राउंड के पीछे ले जाया गया, एक नज़र में 100 लाशें।
स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में बड़ी संख्या में शिष्य ड्रिल ग्राउंड के किनारे खड़े होकर सैकड़ों लाशों को देख रहे थे, जिनमें से हर एक का चेहरा बदसूरत था। मैंशन मास्टर, हताहतों की गिनती हो चुकी है, रेड मार्शल हॉल के एक एल्डर ने जियान शिनहोन के पास आकर कहा। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ो। जियान शिनहोन का पीला चेहरा और उसके मुंह के कोने पर खून के निशान से पता चलता था कि वह स्पष्ट रूप से एक महान युद्ध से गुजरा था और गंभीर रूप से घायल हो गया था। आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के ऊपर 8 विशेषज्ञ मारे गए। उनमें से 4 स्वॉर्ड पवेलियन के 4 महान एल्डर हैं, बाकी स्वॉर्ड पवेलियन के सेवक हैं, उस एल्डर ने कहा। वे सभी स्वॉर्ड पवेलियन से हैं। जियान शिनहोन की आंखें घूरने लगी और उसने फिर पूछा, मृत शिष्यों के बारे में क्या? आत्मिक पथ के 94 शिष्य मारे गए। उनमें से अधिकांश शिष्यों ने युद्ध में शामिल होने की पहल नहीं की। इसके बजाय उन्हें असहाय रूप से घसीटा गया। उनमें से सबसे छोटा केवल 12 वर्ष का था और उसने अभी अभी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की थी, एल्डर ने दुख के भाव के साथ उत्तर दिया। हताहतों की संख्या सुनकर जियान शिनहोन सिर से पैर तक चौंक गया। उसका चेहरा हरा हो गया और फिर पीला पड़ गया। काफी देर बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, उन्हें अच्छी तरह से दफनाओ। ड्रिल ग्राउंड में वहां कई अन्य लोग खड़े थे जो बहुत ही उदास दिख रहे थे। वे बाई चोंग और ग्लेडिएटर एरेना के अन्य लोग थे, लेकिन बाई चोंग का अनुसरण करने वाले सोने के वस्त्र पहने सेवक 6 से घटकर 3 हो गए थे। बाई चोंग जमीन पर फैली लाशों को देख रहा था और उसका दाहिना हाथ उसकी बाईं आस्तीन को छूने से खुद को रोक नहीं पा रहा था, जो खाली थी और खून से लथपथ थी। प्रभावशाली रूप से एक हाथ की कमी थी। जियान नंतियन और जी वोमिंग, अब मैं आपका आभार नहीं मानता। इस दिन अचानक युद्ध छिड़ जाने के कारण इसमें शामिल सभी दलों की सेनाएं भी इसके बारे में स्पष्ट नहीं थीं। परिणाम ये हुआ कि स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में स्वॉर्ड पवेलियन के 4 महान बुजुर्ग सभी मर गए थे। जियू जून की मृत्यु हो गई थी। स्वॉर्ड पवेलियन के 4 सेवक और स्पिरिट पाथ के लगभग 100 साधारण शिष्यों को भी फंसाया गया और मार दिया गया, जिनमें से सबसे छोटा केवल 12 वर्ष का था। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन अनगिनत घायलों से भरा हुआ था। ग्लैडिएटर एरेना के 6 स्वर्ण वस्त्रधारी सेवकों में से 3 की मृत्यु हो गई और अन्य 3 सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। बाई चोंग ने एक हाथ खो दिया था। जी वयू को जीवित पकड़ लिया गया था। क्या त्रासदी थी! युद्ध कितना दुखद था! इस युद्ध का स्रोत जियान वुशुंग की स्वॉर्ड सोल का जागरण था। ट्रैंक्विलिटी फॉरेस्ट के अंदर कुछ 100 मील दूर एक अज्ञात पहाड़ी पर एक गुफा में जियान वुशुंग दिन भर बेहोश रहने के बाद धीरे धीरे जाग उठा। बेटा, क्या तुम जाग रहे हो? झबरा बालों वाला मोटा बू बारबेक्यू के लिए कोयले जलाते हुए उसके बगल में बैठा था। उसने जियान वुशुंग को मांस का एक टुकड़ा फेंका और कहा, इतने लंबे समय तक बेहोश रहने के बाद तुम भूखे होगे। चलो, मेरा नाम सिमा बू है, लेकिन लोग मुझे बू कहते हैं। तुम मुझे बड़ा भाई बू कह सकते हो, उसने कहा। भाई बू, जियान वुशुंग ने पुकारा और तुरंत उससे पूछा, मेरी चाची कहाँ है? जी वयुए। सिमा बू ने अपना सिर हिलाया और गहरी सांस ली। उसे ब्लड फेदर टॉवर द्वारा पकड़ लिया जाना चाहिए था। वे हृदयहीन और क्रूर हैं। उसका अंत बुरा होगा। बेवकूफ, जियान वुशुंग ने शाप दिया। लड़के, तुम्हारा नाम जियान वुशुंग है ना? यद्यपि तुम युवा हो, तुमने ब्लड फेदर टॉवर को तुम्हें मारने के लिए इतने सारे लोगों को नियुक्त करने के लिए मजबूर किया है। सिमा बू ने आह भरी और कहा, लेकिन तुम उलझन में लग रहे हो। हाँ, मैं हैरान हूँ। इस बिंदु तक मुझे बस इतना पता है कि मैंने अपनी तलवार आत्मा को जगाया है। इसलिए वे मेरा पीछा करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने सालों पहले मेरे पिता का पीछा किया था। इसलिए उन्होंने स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन छोड़ दिया। लेकिन स्वॉर्ड सोल क्या है? जियान वुशुंग ने भौहें सिकोड़ी। स्वॉर्ड सोल, मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। लेकिन अगर ब्लड फेदर टॉवर इस स्वॉर्ड सोल की वजह से तुम्हें और तुम्हारे पिता को इतनी बेदर्दी से मारना चाहता है और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के जी कबीले का कत्लेआम भी किया है, तो यह महत्वपूर्ण होना चाहिए, सिमा बू ने कहा। बड़े भाई बू, चूंकि तुम्हारा मेरी चाची के साथ गहरा रिश्ता है, इसलिए तुम्हें उसके जी कबीले और ब्लड फेदर टॉवर के बारे में कुछ पता होना चाहिए। कृपया मुझे कुछ बताओ, जियान वुशुंग ने गंभीरता से विनती की। हम साथ में कई रोमांचों पर गए हैं और हम डेमन और पायथियास की तरह थे, लेकिन मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। हालांकि मैं जी कबीले और ब्लड फेदर टॉवर के बारे में कुछ जानता हूं, सिमा बू ने तुरंत जवाब दिया। जब ब्लड फेदर टॉवर और जी कबीले की बात आती है तो हमें तियानजोंग राजवंश के सामान्य पैटर्न से शुरुआत करनी होगी। तियानजोंग राजवंश के पास 16 प्रांतों वाला एक विशाल क्षेत्र है और प्रत्येक प्रांत में कई कमांडरी हैं। उदाहरण के लिए, तियानयान प्रांत में 108 कमांडरी हैं और बशुई कमांडरी उनमें से केवल एक है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि तियानजोंग राजवंश कितना विस्तृत है। हालांकि आप जिस स्वॉर्ड मार्क्विस हवेली से ताल्लुक़ रखते हैं वह पूरे तियानजोंग राजवंश की तुलना में सबसे शक्तिशाली है, लेकिन यह इतनी कमज़ोर है कि इसे तीसरी दर की शक्ति भी नहीं माना जा सकता है। जियान वुशुंग की आंखों में एक अद्भुत चमक दिखाई दी, लेकिन वह जल्द ही गायब हो गई।
वास्तव में ये केवल बशुई कमांडरी में था कि तलवार मार्क्विस हवेली एक शीर्ष शक्ति थी। पूरे तियानज़ोंग राजवंश में यह नहीं था। यहाँ तक कि तियानयान प्रांत में भी तलवार मार्क्विस हवेली से अधिक शक्तिशाली अनगिनत शक्तियाँ थीं। उदाहरण के लिए तियानयान प्रांत के 5 संप्रदायों में से एक तियानयुवान तलवार संप्रदाय, ऐसा कुछ नहीं था जिसकी तुलना तलवार मार्क्विस हवेली से की जा सके। तियानज़ोंग राजवंश में 3 हेगमोन गोल्डन ड्रैगन पैलेस, ग्लेडिएटर एरेना और ब्लड फेदर टॉवर हैं। सिमा बू ने आगे कहा, गोल्डन ड्रैगन पैलेस का शासक तियानज़ोंग राजवंश का सम्राट है। गोल्डन ड्रैगन पैलेस की शाखाएं पूरे तियानज़ोंग राजवंश में पाई जा सकती हैं। हालांकि इसकी शक्ति बहुत ज़्यादा है, लेकिन यह मेरे और आपकी चाची जीवयू जैसे गोल्डन ड्रैगन गार्ड द्वारा नियंत्रित नहीं है। समकालीन रोमांस। सबसे बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ग्लेडिएटर एरेना की शक्ति तियानज़ोंग राजवंश में हर जगह है। ऐसा कहा जाता है कि ग्लेडिएटर एरेना को शाही घराने का समर्थन प्राप्त है, जो राजकुमार होना चाहिए। आखिरी वाला ब्लड फेदर टॉवर है। तियानज़ोंग राजवंश में घूमने वाला हर व्यक्ति ब्लड फेदर टॉवर के बारे में जानता है और उससे डरता है। ये जनता द्वारा मान्यता प्राप्त नंबर 1 हत्यारा संगठन है। बड़ी संख्या में अदृश्य हत्यारे हैं। इन हथियारों को 4 स्तरों में विभाजित किया गया है: तांबा, चांदी, सोना और बैंगनी। चांदी के मुखौटे आमतौर पर गोल्ड कोर दायरे में खेती करते हैं। सोने के मुखौटे गोल्ड कोर दायरे के शिखर पर हैं, और बैंगनी मुखौटे पौराणिक यिन यांग शून्य दायरे में सर्वोच्च विशेषज्ञ हैं। इस बार दर्जनों चांदी के मुखौटे वाले हत्यारे और 3 सोने के मुखौटे वाले हथियारों ने हमारा पीछा किया। मैंने जिस बारे में बात की थी वह भयानक ताकत वाले 3 हेगमन थे जो तियानज़ोंग राजवंश के पहले सोपानों में खड़े थे। प्राचीन 8 कुल उनसे दूसरे स्थान पर थे। ऐसा कहा जाता है कि तियानज़ोंग राजवंश की स्थापना के बाद से 8 कुलों को पारित किया गया था, जो प्राचीन और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध थे। उनमें से एक, जी कबीला, 3 साल पहले मिटा दिया गया था, जिसने पूरे तियानज़ोंग राजवंश को हिला दिया था। सभी शक्तियां कारण जानने के लिए उत्सुक थीं। हालांकि वे आपके पिता को शरण देने के कारण मारे गए थे, सिमा बू ने कहा और आह भरी। मेरी चाची के बारे में क्या? उसके शरीर में जहर के बारे में क्या? जियान वुशुंग उदास लग रहा था। इसे हॉट बाइटिंग पॉइजन कहा जाता है और यह बहुत जहरीला होता है, जो किसी व्यक्ति को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। जब मैंने उसे 3 साल पहले देखा था तो उसे जहर दिया गया था और यह कभी कभी उस पर हमला करता था। जब ऐसा होता है तो वह अभूतपूर्व दर्द सहती है जो सीधे उसके दिमाग को नष्ट कर देता है। वह अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ कुछ भी करने से इनकार कर देगी, केवल पागलपन से मारना समझती है। मैंने इसे कई बार देखा है, ये बहुत दयनीय है। जहर का हमला अचानक, बिना किसी नियमितता के प्रकट होता है। वह इस बार तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा हुआ कि जहर ने हमला कर दिया। अफसोस। सिमा बू ने धीरे से आह भरी और धीरे से कहा, जहर जल्दी ही उसे पागल बना देता है। अगर हम उसे ले जाते तो हम बच नहीं पाते, इसलिए। ये कहते हुए सिमा बू का चेहरा पीला पड़ गया। उसने और जीवयू ने एक साथ कई चीज़ों से गुजरा था और उनके बीच एक गहरा रिश्ता था। वह उसके बिना कभी नहीं जाता जब तक कि कोई विकल्प ना हो। कौन? मेरी चाची को किसने जहर दिया? जियान वुशुंग ने पूछा। मुझे पता है, ये तियानयान प्रांत में ब्लड फेदर टॉवर के हॉल मास्टर एन यंग थे। वह इस बार हत्यारों में से एक था, सिमा बू ने कहा। एन यंग? अच्छा, मैं उसे याद रखूंगा। केवल उसे ही नहीं, बल्कि ब्लड फेदर टॉवर को भी। जियान वुशुंग ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में अभूतपूर्व हत्या की मंशा भरी हुई थी। वह पहले अपने भाग्य को नहीं जानता था, लेकिन अब वह सब कुछ जानता था। उसकी माँ जी कबीले की सबसे बड़ी बेटी थी। उसके पास जी कबीले का खून था, यानी उसने जी कबीले के खून के झगड़े को झेला। अपने पिता की रक्षा के लिए पूरे जी कबीले को मार दिया गया। उसके पिता, जो ब्लड फेदर टॉवर द्वारा पकड़े गए थे, मृत या जीवित हो सकते थे। ब्लड फेदर टॉवर द्वारा सताए गए उसकी चाची गंभीर दर्द से पीड़ित थी। अब उसे बचाने के लिए वह उनके द्वारा पकड़ी गई थी। उसकी तलवार आत्मा के जागरण के साथ ब्लड फेदर टॉवर के विशेषज्ञ पहली बार उसे मारने आए थे। सभी अपराधी ब्लड फेदर टॉवर से थे। जियान वुशुंग की हत्या की मंशा को महसूस करते हुए सिमा बू चुपके से अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। वह ब्लड फेदर टॉवर के प्रति जियान वुशुंग की हत्या की मंशा को समझ सकता था, लेकिन ब्लड फेदर टॉवर इतना शक्तिशाली था कि हर कोई इसे भड़का नहीं सकता था। गुफा में बैठे जियान वुशुंग ने अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों को कसकर पकड़ रखा था, धीरे धीरे अपने जबरदस्त हत्या के इरादे को उस अत्यधिक क्रोध से रोक रहा था जो उसने पहले महसूस किया था। ये स्पष्ट था कि वह पहले से ही खुद को शांत कर चुका था। मेरे लिए ब्लड फेदर टॉवर एक असली विशालकाय है और मैं अपनी वर्तमान ताकत से उनका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए मुझे अभी सहन करना होगा। सहना, छिपना और इंतजार करना। जियान वुशुंग ने अपने हाथों को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि उसके नाखून उसकी हथेली में धंस गए थे जब तक कि वह खून से लथपथ नहीं हो गया।
हालांकि उसका दिल हत्या के इरादे से भरा हुआ था, लेकिन उसे अपनी तीखी धार को नियंत्रित करने की ज़रूरत थी। बदला लेने के अलावा मुझे इन सभी चीज़ों को स्पष्ट करने का समाधान भी खोजना होगा, जियान वुशुन ने गुर्राते हुए कहा। हालांकि अब उसे अपनी किस्मत और अपने कंधों पर लदे खून के भारी कर्ज का पता चल गया था, फिर भी उसके दिल में कई संदेह थे। उदाहरण के लिए, आखिर स्वॉर्ड सोल क्या था? ब्लड फेदर टॉवर ने उसे और उसके पिता को क्यों मारने की कोशिश की, जिन्होंने सब कुछ होने के बावजूद अपनी स्वॉर्ड सोल को जगाया था? इसके अलावा वह पूर्वजों की भूमि क्या थी जिसके बारे में उसकी चाची जीवयू ने उसे अपने अंतिम शब्दों में बताया था? ऐसे कई संदेह थे जिनका उसे धीरे धीरे पता लगाना था। ताकत। अंतिम विश्लेषण में मेरी ताकत इतनी कमज़ोर थी कि जब ब्लड फेदर टॉवर मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा तो मैं उसके सामने खड़ा नहीं हो सका। मैं केवल अपनी चाची और एल्डर होन की मदद से बच पाया, जिन्होंने मेरे लिए खुद को बलिदान कर दिया। अगर मेरी ताकत इतनी बड़ी होती कि ब्लड फेदर टॉवर मुझसे डरता और मुझे अपमानित करने की हिम्मत भी नहीं करता, तो ये सब कुछ नहीं होता। ताकत, ताकत। जियान वुशुंग अपने दिल में पागलों की तरह गुर्राया। उसे ताकत की इतनी प्यास कभी नहीं थी जितनी अब थी। इससे पहले भी जब उसे जियान मेंगर ने धोखा दिया था, तब भी वह इस मुकाम पर नहीं पहुंचा था। आखिरकार उसने जियान मेंगर से अपनी खुद की गरिमा, अपने पिता की गरिमा और तलवार मंडप की गरिमा के लिए लड़ाई लड़ी थी। लेकिन ब्लड फेदर टॉवर के साथ यह एक खूनी झगड़ा था जो मौत तक नहीं रुकेगा। ताकत की ऐसी अभूतपूर्व इच्छा में खुद जियान वुशुन को भी एहसास नहीं हुआ कि उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति उस पल उभर आई थी और स्वर्गीय सृजन कौशल स्वाभाविक रूप से काम कर रहा था। स्वर्गीय सृजन कौशल, दावा करने की तकनीक। अचानक ओम, जियान वुशुन का शरीर अचानक कांप उठा। उसकी आंखों में विस्मय की भावना थी, उसके बाद आश्चर्य। क्या दिव्य पथ का 9वां स्वर्ग टूट गया है? कितना अविश्वसनीय! जियान वुशुन ने भी नहीं सोचा था कि उसकी साधना स्वाभाविक रूप से सफल होगी, जबकि वह शक्ति की अभूतपूर्व इच्छा से भरा हुआ था। यह अवश्य ही ज्ञात होना चाहिए कि कुछ ही दिन पहले उसने दिव्य पथ के 8वें स्वर्ग में खुद को बढ़ावा देने के लिए बड़ी मात्रा में आदिम आध्यात्मिक द्रव को अवशोषित करने पर भरोसा किया था। और अब कुछ ही दिनों बाद एक बड़ी सफलता सीधे तौर पर प्राप्त हुई थी। दिव्य पथ का 9वां स्वर्ग सामान्य योद्धाओं के गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के बराबर था। इसलिए शक्ति पर स्वर्गीय सृजन कौशल के लाभ के साथ साथ भले ही उसने आत्मा भक्षण गुप्त कौशल का उपयोग न किया हो, उसकी आध्यात्मिक शक्ति जियान मेंगर से कमजोर नहीं होगी, जिसने गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के शिखर को प्राप्त किया था। उसकी शक्ति फिर से बढ़ गई थी। स्वर्गीय सृजन कौशल बहुत अद्भुत है। जियान वुशुंग ये सोचने से खुद को रोक नहीं सका और अपने भविष्य के विकास के बारे में अधिक आश्वस्त था। ब्लड फेदर टॉवर वास्तव में अब उसके लिए एक विशालकाय था, लेकिन भविष्य में यह शायद न रहे। मेरे पिता, मेरी माँ, मेरी चाची, 4 बुजुर्ग जी कबीले और सभी निर्दोष लोग जो मेरे लिए इस लड़ाई में फंसे हुए हैं, मैं जियान वुशुंग आपको यह आश्वासन देने के लिए खुद को पूरी तरह से दांव पर लगाऊंगा कि अपने जीवनकाल में मैं निश्चित रूप से ब्लड फेदर टॉवर का वध करूंगा और इसे उखाड़ फेंकूंगा। मैं तुम्हारा बदला लूंगा। जियान वुशुंग की आंखों में ठंडी हवा थी, उसके खून में दृढ़ संकल्प था। अगली सुबह, बेटा तुम यहीं रहो और मेरा इंतजार करो जबकि मैं जानकारी जुटाने के लिए आसपास के शहरों में जाती हूँ, सिमा बू ने कहा। ठीक है, जियान वुशुंग ने सिर हिलाया। वह ये भी जानता था कि ब्लड फेदर टॉवर चुपचाप नहीं रहेगा। समकालीन रोमांस। जियान वुशुंग गुफा में अकेला रहा और चुपचाप साधना करता रहा। लगभग 1 घंटे के बाद सिमा बू वापस आ गई। भाई बू, कैसा चल रहा है? जियान वुशुंग ने तुरंत पूछा। स्थिति मेरे विचार से बहुत खराब है। मैं पास के शहर में घूमा और वहां ब्लड फेदर टॉवर के कम से कम 10 हत्यारे थे जिनके बारे में मुझे पता था। साथ ही वे भी थे जो अंदर गहरे छिपे हुए थे, इसलिए वहां और भी बहुत से लोग रहे होंगे जिन्हें मैं नहीं ढूंढ पाया। इसके अलावा मैं गोल्डन ड्रैगन पैलेस के एक गुप्त खुफिया स्टेशन पर गया और पता चला कि ब्लड फेदर टॉवर ने आपके लिए एक स्कारलेट गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अब ब्लड फेदर टॉवर के कई स्काउट सभी बड़े शहरों में घूम रहे हैं, बस आपके प्रकट होने का इंतजार कर रहे हैं, सिमा बू ने गंभीरता से कहा। यह कहा जा सकता है कि ब्लड फेदर टॉवर ने बशुई कमांड्री में, यहाँ तक कि पूरे त्यानयान प्रांत में एक तंग जाल बिछा दिया है। इसलिए यदि आप प्रकट होते हैं तो आप बिना किसी संघर्ष क्षमता के ब्लड फेदर टॉवर के विशेषज्ञों द्वारा मारे जाएंगे। और ब्लड फेदर टॉवर की खुफिया क्षमताओं के साथ भले ही आप एक मुखौटा लेकर आएं या अपनी उपस्थिति को छिपाएं, आप तुरंत उनके द्वारा देखे जाएंगे जब तक कि थोड़ा सा भी निशान या दोष हो। मैं इस कार्य को पूरा करने के लिए आपको बशुई कमांड्री में गोल्डन ड्रैगन पैलेस में वापस लाने वाला था, लेकिन अब यह असंभव लगता है, सिमा बू ने कहा। मैं अभी बशुई कमांड्री में नहीं रह सकता, जियान वुशुंग ने धीमे स्वर में कहा। त्यानयान प्रांत भी सुरक्षित नहीं है। मुझे जल्दी से निकल जाना चाहिए। तुम सही हो, सिमा बू ने सिर हिलाया। मुझे वापस आते समय इसका एहसास हुआ। अभी ब्लड फेदर टॉवर मुख्य रूप से त्यानयान प्रांत के अंदर तुम्हें मारने पर केंद्रित है, जहां तुम्हारा बचना मुश्किल है।
लेकिन अन्य प्रांतों में तुम्हारे पास अभी भी रहने के लिए जगह है और तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त त्यानयान प्रांत है, जो त्यानयान प्रांत के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। त्यानयान प्रांत उन मुख्य प्रांतों में से एक है जहां ग्लेडिएटर एरिना संचालित होता है, इसलिए ब्लड फेदर टॉवर की सेनाएं वहां बहुत मजबूत नहीं हैं। ये तुम्हारे जाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह है, लेकिन बशुई कमांड्री से त्यानयान प्रांत तक का रास्ता अपेक्षाकृत लंबा है और इसके लिए डार्क फॉरेस्ट से गुजरना पड़ता है। डार्क फॉरेस्ट, जियान वुशुंग ने थोड़ा गौर से देखा। उसने डार्क फॉरेस्ट के बारे में भी सुना था, जो त्यानयान प्रांत और त्यानयान प्रांत के बीच एक विशाल जंगल है। यह एक खतरनाक जगह के रूप में प्रसिद्ध था जो आत्माओं और संकटों से भरा हुआ था। फिर मैं त्यानयान प्रांत जाऊंगा, जियान वुशुंग ने गंभीरता से कहा। जहां तक डार्क फॉरेस्ट की बात है, मैं बस वहां से गुजर जाऊंगा। हाँ, तुम जवान हो, लेकिन तुम में बहुत हिम्मत है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ त्यानयान प्रांत जाऊंगा और तुम्हें सुरक्षित रूप से डार्क फॉरेस्ट से बाहर निकालूंगा। सिमा बू ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे बिना भी मुझे अभी भी डार्क फॉरेस्ट से गुजरना है। जियान वुशुंग की आंखें ऊर्जा से चमक उठीं। त्यानयान प्रांत उसके जीने का एकमात्र मौका था और कोई भी उसके बचने के रास्ते में नहीं आ सकता था। डार्क फॉरेस्ट में हर जगह आत्मा जानवर थे, ये संकट का समय था। अगर जियान वुशुंग त्यानयान प्रांत जाना चाहता था तो उसे डार्क फॉरेस्ट से होकर जाना पड़ता। डार्क फॉरेस्ट में पैर रखने के बाद पहला दिन, घने जंगल में चीख दहाड़ने के बाद एक नीली छाया बाहर निकली, जैसे कि वह एक भूत हो जो सीधे जियान वुशुंग और सिमा बू पर झपट पड़ी। उन दोनों ने तुरंत जवाब दिया और वे आसानी से जानवर से दूर चले गए। यह एक लाल तेंदुआ है, कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, सिमा बू ने धीमी आवाज में कहा, उस आत्मा जानवर को देखते हुए जिसने अचानक उन पर हमला किया। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, जियान वुशुंग ने पैनी निगाह से कहा। उसने अपनी ट्रिपल किल तलवार को पीछे से खींचा और तलवार की रोशनी सीधे स्कारलेट तेंदुए की ओर बढ़ी। सावधान रहो, ये लाल तेंदुआ गहन आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में पहुंच गया है। सिमा बू ने अभी अभी उसे याद दिलाया था, तभी अगले ही पल जियान वुशुंग ने अपनी बेमिसाल तलवार की रोशनी दिखाई। तलवार की रोशनी बर्फ की तरह थी और इतनी असीम जमीन पर अचानक उसकी आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, 3 तलवारों की एक श्रृंखला के बाद प्रत्येक तलवार की रोशनी बहुत सुंदर लग रही थी। उस समय लाल तेंदुआ भी आगे बढ़ा, उसके 4 खुर जमीन पर भारी रौंदते हुए फिर बिजली में बदल गए, जियान वुशुंग की ओर तेजी से दौड़े। ची, उस पल शानदार तलवार की रोशनी ने आसानी से लाल तेंदुए के शरीर में एक बड़ा छेद कर दिया और लाल तेंदुए के पेट से खून बहने लगा और उसके सभी आंतरिक अंग हर जगह से बाहर गिरने लगे, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। बहुत कमजोर, जियान वुशुंग ने लाल तेंदुए के शरीर पर नजर डाली और सहानुभूतिपूर्वक अपना सिर हिलाया। मनुष्यों की तुलना में उसी स्तर पर आत्मिक जानवर वास्तव में अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि जब यह वध की स्थिति में था तो ये पूरी तरह से आत्मिक जानवर की वृत्ति पर निर्भर करता था, जो मार्शल आर्ट तकनीकों के साथ एक साधना करने वाले मानव योद्धा से बहुत कम था। मैंने दिव्य पथ के 9वें स्वर्ग को तोड़ दिया है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति की तुलना गहन आध्यात्मिक समुद्र क्षेत्र के उच्चतम स्तर से की जा सकती है, लेकिन मेरी तलवारबाजी के कारण गहन आध्यात्मिक समुद्र क्षेत्र में आत्मिक जानवर मेरे लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है। यदि यह असाधारण आध्यात्मिक समुद्र क्षेत्र में एक आत्मिक जानवर होता तो शायद मुझ पर कुछ दबाव होता, जियान वुशुंग ने अपनी आंखों में प्रत्याशा की एक झलक के साथ कहा। डार्क फॉरेस्ट में बहुत सी चीजें नहीं थीं, लेकिन बहुत से आत्मिक जानवर थे। समकालीन रोमांस, यहाँ आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में अनगिनत आत्मा जानवर थे और गोल्ड कोर क्षेत्र में भी काफी आत्मा जानवर थे। इतने सारे मजबूत आत्मा जानवरों के साथ यह एक बेहतरीन खेती करने की जगह के साथ साथ एक ही समय में एक खतरनाक जगह के रूप में भी काम कर सकता था। बेहतरीन तलवारबाजी, लड़के, सिमा बू ने आकर आश्चर्य से जियान वुशुंग की ओर देखा। इसके अलावा आपकी खेती भी खराब नहीं है। आपने गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में उस लाल तेंदुए को एक पल में कैसे मार दिया? इसके अलावा इस साल आपकी उम्र कितनी है? 16। जियान वुशुंग ने उसे उसकी असली उम्र बताई। सिमा बू ने उसे घूर कर देखा। भाई बू, अब से अगर यह जरूरी नहीं है तो आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं डार्क फॉरेस्ट के रास्ते में आत्मा जानवरों को मारने का जिम्मा ले सकता हूं, जियान वुशुंग ने गंभीरता से कहा। कोई समस्या नहीं, मुझे तो यह अच्छा लगता है। सिमा बू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसे और कुछ समझाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वह जियान वुशुंग के उद्देश्य को जानता था। आधे दिन बाद, बेटा, सावधान रहो। अब तुम जो सामना कर रहे हो वह साधारण आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में एक स्पर्टिंग माउस है। यह न केवल तेज है बल्कि इसका शरीर भी बहुत कठोर है, सिवाय इसकी आंखों के। लेकिन इसके हमले के तरीके बहुत सरल हैं, और वह है इसके दांत, जो बहुत तीखे हैं और कठोर नीले पत्थरों को आसानी से कुचल सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि तुम खुद को काटे जाने से बचाओ। सिमा बू ने उसे एक तरफ से याद दिलाया।
जियान वुशुंग ने अपने सामने स्पर्टिंग माउस को देखा, एक छोटा लेकिन दमनकारी आंकड़ा जिसकी आंखें क्रूरता से जल रही थीं। फिजल, स्पर्टिंग माउस ने एक कर्कश आवाज की, फिर उसका शरीर तुरंत एक बहती हुई रोशनी के रूप में फट गया। बैंगनी आग तलवार कला। जियान वुशुंग, जो बहुत गुस्से में था, ने ट्रिपल किल तलवार का इस्तेमाल एक गर्म तलवार की धार के साथ किया और तुरंत ही स्पर्टिंग माउस का वध कर दिया। इतनी भयंकर लड़ाई। चूंकि स्पर्टिंग माउस का शरीर बहुत कठोर था, इसलिए उसे जियान वुशुंग द्वारा बहुत ज्यादा चोट नहीं लगी, न तो उसकी लंबी तलवार से और न ही सीधे वार से। स्पर्टिंग माउस की एकमात्र कमजोरी उसकी आंखें थीं। हालांकि लक्ष्य बहुत छोटा था और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। उस पर हमला करना वास्तव में काफी मुश्किल था। आखिरकार जियान वुशुंग को मजबूर होकर अनाम तलवार कला की पहली चाल, ब्लड शैडो का इस्तेमाल करना पड़ा। उसने अपनी तलवार को आश्चर्यजनक गति से स्पर्टिंग माउस की ओर घुमाया। इस चाल से उसने उसे सफलतापूर्वक मार डाला। दुर्भाग्य से स्पर्टिंग माउस ने उसके कंधे से मांस का एक बड़ा टुकड़ा भी काट लिया था। ये बहुत दर्दनाक घाव था। आगे बढ़ो। सिर्फ अपने कंधे पर लगे घाव पर पट्टी बांधकर जियान वुशुंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त किया और वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। उस रात चांदनी बहुत चमकीली थी, लेकिन वह जंगल तक नहीं पहुंच पा रही थी। डार्क फॉरेस्ट में पूरा अंधेरा भयानक था। बाद में एक बड़े पेड़ की चोटी पर सिमा बू लेटा हुआ था, एक खरपतवार को लटकाते हुए और अपने हाथों पर लेटा हुआ था, जबकि उसकी आंखें जियान वुशुंग को देख रही थीं, जो समय समय पर पेड़ के नीचे खेती कर रहा था। ये छोटा लड़का कितना मेहनती है, वह खुद के साथ कितना सख्त है। सिमा बू चुपके से हंसा। हालांकि वह एक दिन पहले ही डार्क फॉरेस्ट में आया था, सिमा बू ने जियान वुशुंग में सहज पागलपन महसूस किया। सिर्फ एक दिन के समय में जियान वुशुंग ने पूरी 8 लड़ाइयां लड़ी, जिनमें से 6 प्रतिद्वंद्वी गहन परिवर्तनकारी समुद्री क्षेत्र में आत्मा जानवर थे, जबकि अन्य 2 असाधारण आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में थे। जियान वुशुंग की वर्तमान ताकत के साथ आत्माभक्षण गुप्त कौशल का उपयोग किए बिना असाधारण आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में आत्मा जानवरों के साथ लड़ना बेहद भयंकर होगा। आज की तरह जब असाधारण आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में एक आत्मिक जानवर से लड़ रहे थे, हालांकि जियान वुशुंग ने उनमें से एक को सफलतापूर्वक मार दिया था, लेकिन वह खुद सुरक्षित नहीं बच पाया। उसके कंधे से मांस का एक बड़ा टुकड़ा काट लिया गया था और असाधारण आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में एक और आत्मिक जानवर ने अपने तीखे पंजों से उसकी छाती के ऊपर खरोंच दिया, जिससे एक बहुत ही स्पष्ट खूनी पंजे का निशान बन गया। वास्तव में डार्क फॉरेस्ट में आत्मिक जानवर जितने भी थे, पहले दिन गहन आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र और असाधारण आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में इतने सारे आत्मिक जानवरों का सामना करना असंभव था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जियान वुशुंग ने जानबूझकर उन आत्मिक जानवरों की तलाश की। जहां तक अन्य योद्धाओं का सवाल है, वे शक्तिशाली ताकत वाले आत्मिक जानवरों से मिलने से बचते थे। हालांकि जियान वुशुंग जानबूझकर इन शक्तिशाली आत्मिक जानवरों की तलाश कर रहा था ताकि उनसे लड़ सके। हालांकि यह थोड़ा पागलपन भरा है, लेकिन इन अनुभवों के माध्यम से वह बेहतर हुआ है। इसके अलावा उसकी तलवारबाजी वाकई बहुत अच्छी है, सिमा बू ने खुद से कहा। तलवारबाजी। सिमा बू अचानक थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन अगले ही पल वह विचारों में खो गया। अगली सुबह जियान वुशुंग ने खुशी के भाव के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। एक रात के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति थोड़ी परिष्कृत हो गई, और हालांकि उसकी समग्र शक्ति में सुधार नहीं हुआ था, कम से कम वह हर दिन प्रगति कर रहा था। डार्क फॉरेस्ट में स्पिरिट बीस्ट्स के साथ जीवन या मृत्यु की लड़ाई ने भी उसकी तलवारबाजी को काफी बढ़ावा दिया था। आज जारी रखो। जियान वुशुंग ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक पागलपन चमक रहा था जो थोड़ा भी कम नहीं हुआ था। इसके बजाय ये थोड़ा और शक्तिशाली हो गया था।